आप लोग वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको देख के आपके कुछ और आइडियाज मिलेंगे, कुछ और आइडिया आप करेंगे, अपने इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पिगरी के फायदे क्या हैं? पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा पिगरी का फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग पिगरी, क्यों पिग फार्मिंग कर रहे हैं? बताओ बताओ, सब लोग बताओ, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा, मैं बोलता रहूँगा कोई फायदा नहीं है। आप लोग बताइए कि क्यों कर रहे हैं? देखिए पहला क्या होता है कि एक पिग जो है कितना बच्चा देता है एक बार में? 8 से 15 से ऊपर भी जाता है कभी कभी। साल में एक जो फीमेल पिग होती है, 2 साल में फीमेल पिग 3 बार कम से कम आप बच्चा ले सकते हैं। 15 में से अगर नहीं 2 साल में 24 महीने में लगभग 3 बार आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है 113-14 दिन का उसका पीरियड रहता है, लगभग 4 महीने का। अगर 3 बार लेंगे तो 12 महीने का उसका जेस्टेशन पीरियड रह गया, और 6 महीना जो है उसका 6 नहीं आप लगा दिए 3 9 महीना 12 महीना उसका जेस्टेशन पीरियड हो गया। जेस्टेशन पीरियड होता है सर्विस के बाद बच्चा देने का टाइम, 12 महीने हो गए ना, 113-14 दिन होता है। तो उसके अलावा 3 महीने अगर आप उसका दूध पिलाएंगे तो 9 महीने वो हो गया, 21 महीने, और 3 महीने फिर भी आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, तो 3 महीने में क्या होता है जब बच्चा हटाते हैं उसके 1 महीने बाद फिर से वो हीट में आ जाता है। इसलिए अगर अच्छे से करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तो लगभग 24 नहीं तो 25-26 महीने में तो आप 3 क्रॉप्स ले पाएंगे, 3 बार बच्चा ले पाएंगे। ये है हमारे बोलने का मतलब। 2 तो आप लेके चलिए, पर मेरे बोलने का मतलब 24 महीना नहीं तो कम से कम 26 तक आप जो है 3 बार बच्चा ले पाएंगे। और 3 बार बच्चा जो है लेने के बाद उसका वीनिंग भी हो जाएगा, दूध से भी हट जाएगा, चौथी बारी के लिए तैयार होने लग पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने उसमें जो दूध पिलाने के 3 महीने हैं वो भी जोड़ दिए, जेस्टेशन पीरियड भी जोड़ दिए, जो उसका 113-14 दिन का होता है वो भी जोड़ दिया है। तो उसके बाद भी अगर अच्छे से करेंगे तो 3 बार 2 साल में ले पाएंगे बच्चा एक से। मान लीजिए हर बार में वो 10-10 भी देता है, 10 में से आप 8-8 भी बचा पाते हैं, या कोई 7 भी बचाता है, तो भी 20 या 21 पिगलेट आप सेल कर पाएंगे 2 साल में। एक पिगलेट 5000 का तो 1 लाख हो गया, आप लगभग 1 लाख के आसपास एक फीमेल पिग को रखने से आप आराम से जो है आपकी इनकम हो जाएगी। बाकी उसमें से अपना खर्चा निकाल के जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो अलग है। तो प्रॉफिट की बात हम आगे करेंगे। दूसरा क्या है, पिग का दूसरा फायदा क्या है, ये कुछ भी खाता है, जो हमारे पास लोकल है सब कुछ खा लेता है। गाय बकरी की तरह नहीं है कि स्पेशली देना है, कुछ भी जो आसपास लोकली अवेलेबल होता है, हल्का फुल्का गला सड़ा फेंकने वाला किचन का वेस्ट सब खा लेता है। तो क्या होता है, एक तो आपका वो दुर्गंध फैलने से बचता है, गड्ढा खोद के कहीं फेंकेंगे दुर्गंध फैलेगी, बदबू आएगा, वो भी नहीं होता है। तो उसको खिला देंगे तो वो क्लीनलीनेस भी रहेगी आपके आसपास, किचन के आसपास सराउंडिंग में, और उसका क्या होगा, न्यूट्रिशन भी होता रहेगा पिग का। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप लोकल अपना वेस्ट वगैरह खिलाते हैं उसको तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। चौथा, इसका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। उसके बाद ड्रेसिंग परसेंटेज। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 200 किलो का जिंदा सुअर लोगे तो उसमें से मीट कितना, सुअर लोगे कितना मीट निकलता है? फेंकते तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही फेंका जाता है। मान लीजिए 200 किलो को लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे 170 किलो तो आराम से मांस निकल जाता है ना। तो ये एक फायदा है। बाकी को लोगे तो बाकी में कुछ फेंकना पड़ता है, तो सुंगुर में ऐसा है फेंकने वाला बहुत कम होता है। बाकी क्या है, ऑर्गेनिक फार्म है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो आपको क्या चाहिए, मल चाहिए। खेतों में मल लगाते हैं आप सुंगुर का? लगाते हैं ना? हाँ ठीक है, वो भी मिलेगा। उसके बाद एक और क्या है कि घर के आसपास आराम से रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, पिग की प्रॉब्लम आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, मतलब क्या फेस करते हो, क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? मेन फीड का प्रॉब्लम है। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है स्कार्सिटी ऑफ फीड, ठीक है। और दूसरा मेडिसिन भी तीसरे नंबर पे लिखा है, इनएडिक्वेट हेल्थ कवर, ठीक है। और इरिगेशन का, हाँ जी, पानी का नहीं पिग पानी का, अच्छा सफाई के लिए। और आप अच्छा ब्रीडिंग का नहीं है, ब्रीड उसका नहीं, अच्छा स्टॉक नहीं मिलता, ये भी तो दिक्कत होगी कि आपको अपने लिए अगर पिग खरीदना है पालने के लिए तो आपको मिलता नहीं है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। मान लो आपको अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ICR ने दिया तो शुरू हो गया, किसी ने
स्टेट से मिला तो हो गया, पर अगर आपको खुद खरीदना हो तो आपको नहीं मिलेगा आसपास। आप अगर लेना चाहते हो सुंगूर तो कहाँ से लेंगे? है कोई आसपास आपको रखता है ना? तो एक वो है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। फिर क्या होता है, मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग इज द प्रॉब्लम। आपके पास हो जाएगा, मान लीजिए आपने फार्म खोल लिया, आपके पास आ गया 200 बच्चा है, पिगलेट हो गया, तो कहाँ बेचोगे? मार्केटिंग। तो वो आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कुछ भी चीज शुरू करने से पहले मार्केटिंग। आप सब्जी उगा रहे हैं, पिग रख रहे हैं, पोल्ट्री रख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्केट देखनी है कि मुझे सेल कहाँ करना है। अभी मेरे पास 4 दिन पहले एक लड़का आया था वेस्ट सिक्किम का, कहता कि मेरे पास गोट है, गोट फार्म है, उसका गोट का जो बच्चा है निकलता है, तो उसको आप खरीद लीजिए हमसे। मैंने कहा देखिए, हम तो सबसे नहीं खरीद सकते, तो सबसे बड़ी बात है प्लानिंग करनी है। आपको पता है कि हाँ ये सुंगुर जो है प्रेग्नेंट है, 3 महीने बाद इतने बच्चे आने वाले हैं, तो एक लंप सम लेके पहले ही आसपास के गांव में एक रैकी करिए, हाँ किसको चाहिए उसकी बुकिंग कर लीजिए एडवांस में 200 400 500 लेके। तो अपना एक मॉडल आपको खुद तैयार करना है, बिजनेस मॉडल जो है आपको खुद तैयार करना है, ठीक है। एक है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की बात होती है कि आपको अच्छा ब्रीड नहीं मिलता है। अभी हमने आपको हैम्पशायर दिया है, उसको मेंटेन करना है। और देखिए जब ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे इंसान में होता है ना कि अपने घर में शादियाँ नहीं होती हैं, रिश्तेदारों में नहीं होती, तो वैसे क्या होता है जो उसके रिश्तेदार होते हैं उसमें आपस में मीटिंग नहीं करवानी है बच्चा पैदा करने के लिए। उससे क्या होता है, वैसा करवा दोगे तो अगली जो जनरेशन आती है वो उसके जैसी नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। मान लो वो 10 बच्चे दे रहा है, एक बार मान लीजिए मेल फीमेल की मीटिंग से आपके पास 10 आ गए, फिर जो फीमेल आई उसकी फिर से उसी मेल से करवा दी, तो रिश्ते में उनके क्या हुआ, बाप बेटा बाप बेटी का रिश्ता हो गया। तो वो हो जाएगा तो क्या होगा, जो उसकी जनरेशन आएगी वो वैसा काम नहीं करेगी। जी इनब्रीडिंग बोलते हैं इसको, तो इनब्रीडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर माँ उसकी 10 बच्चे दे रही थी, तो वो जो अगली प्रोजनी होगी वो 10 नहीं हो सकता है 5 ही दे, उसमें से भी कोई जिंदा बचे ना बचे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपसी रिश्तेदारी में माँ बाप बेटी भाई बहन, इसमें आपको कभी भी मीटिंग नहीं करवानी है। ऐसा है तो पड़ोसी से लेके वहाँ पे मीटिंग करवा लीजिए, पर अपना अगर स्टॉक को बना के रखना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो अपना फार्म शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर आगे ये दिक्कत आएगी। फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं अब मेरा 4था साल चल रहा है, पहले 2 साल तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपकी समस्या का कोई समाधान उस टाइम नहीं निकाल पाएगा। उसके लिए क्या है, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। रिकॉर्ड आपको रखना जरूरी है। नंबर देके शेड का नंबर दीजिए, A1 A2 1 2 3, इसमें मेल है फीमेल है, इसका इससे मीटिंग हुआ, यहाँ पे जो रखा है उसका बच्चा है, लिख के रखिए डायरी में। लिख के नहीं रखेंगे तो आपको हिसाब नहीं रहेगा। और जो भी खिलाते हैं, जो भी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका खर्चा एक अलग से रखिए, जो आपका इनकम आ रहा है उसका अलग से रखिए, तभी जो है आप अपना प्रॉफिट जो है निकाल पाएंगे। रिकॉर्ड कीपिंग कभी भी, अगर आपको कमर्शियल कोई चीज़ करनी है तो बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड नहीं रखोगे किसी चीज़ का, खाता जो बैंक में खाता होता है ना, क्यों रखते हैं बैंक में पासबुक क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि हिसाब रहे कि पैसा कब आया कब गया। तो वही है, कोई भी चीज़ जो होती है उसको अगर जब तक तरीके से नहीं करोगे आपको फ़ायदा पता नहीं चलेगा। अंधाधुंध उसको करते जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान में कर। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, उसका खर्चा नहीं जोड़ोगे ना, तो बाद में जो मान लीजिए धान आता है, कुछ चावल आता है, उसको देखिए कि मैंने इतना फर्टिलाइजर लगाया, उसमें इतना मैंने वो लगाया, लेबर लगा, इतना मेरा बीज लगा, इतना मेरा अपना खुद का लेबर लगा, खुद मैंने काम किया, उसके बाद आपको क्या रिटर्न मिला। जब तक उस चीज़ का एनालाइज नहीं करोगे तो आप जो है इनकम जो है अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे। तो 2-3 चीज़ें होती हैं कि जैसे एक ब्रीडिंग होगी, एक हो गया आपका रिकॉर्ड कीपिंग, बाकी हाउसिंग घर का आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला आता है ब्रीड। यहाँ पे देखिए सिक्किम में मैं हमारे खुद के फार्म पे 3-4 ब्रीड देखता हूँ। हैम्पशायर देखते हैं, ड्यूरॉक देखते हैं, सेटलबैक देखते हैं, और एक जो यहाँ लोकल होता है जिसके मुंह पे ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ी होती है माथे पे, ठीक है, यॉर्कशायर भी देखते हैं। अब आप बताइए कि आप कौन सा रखना चाहते हैं, मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, आपका क्या परसेप्शन है, कौन कौन सा आपको अच्छा लगता है?
थोड़ा बोलिए बोलिए, बोलेंगे तभी होगा, क्योंकि बोलने से ही आप कर पाएंगे। मैं आके यहाँ पे चला जाऊंगा, आप 2 साल भर उसको करके ब्रीडिंग करवा के मांस के लिए बेच देंगे, कोई मतलब उसको बड़ा करके मांस के लिए बेच देंगे, उसको मतलब नहीं है। ये यॉर्कशायर है ना सर? ये व्हाइट वाला यॉर्कशायर है। ये जो है ये हैम्पशायर है। ये जो पहला देख रहे हो ना, ये हैम्पशायर है, ये हैम्पशायर है। हैम्पशायर की पहचान होती है इसकी अगली टांगों पे सफेद पट्टी होती है, ठीक है। इसको थोड़ा ज्यादा खर्च लगता है दाना में। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये आपका मीट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और नीचे ये व्हाइट यॉर्कशायर है ना, ये यॉर्कशायर है, ये वाला व्हाइट यॉर्कशायर। व्हाइट यॉर्कशायर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और ये लाल वाला क्या बोलते हैं इसको? ड्यूरो। ये फिनलैंड का है ना? हाँ जी, फिनलैंड का प्रोडक्ट है ये भी अच्छा है। देखिए ऐसा है, सबके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपना डिसाइड कर लिए कौन सा अच्छा है। हैम्पशायर ठीक ही है, हैम्पशायर अच्छा है। सर बोल रहे हैं थोड़ा फीड का खर्चा होता है, बट ऐसा नहीं है। फीड का खर्चा जो है थोड़ा मैनेज करेंगे, क्योंकि फीड ऐसा तो है नहीं कि हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अभी फीडिंग पे भी आऊँगा, कितना खिलाना है, जब उतना ही दोगे तो उतना ही खाएगा, तो खर्चा जो है आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऐसे छोड़ देंगे ये तो खाता ही रहेगा, बट खाएगा तो वेट भी बढ़ेगा। आप क्या करेंगे, आपका तो एक टारगेट होता है ना कि मुझे मांसों के लिए कब बेचना है उसको, क्या कोई टारगेट रहता है कब बेचना है? होता है ना, कितना होता है? लगभग जब 100-120 किलो हो जाता है, 80 से ऊपर की तरफ जाने लग पड़ता है, तो आप ग्राहक ढूंढना शुरू कर दोगे, हाँ इसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। आइए, तो उसमें क्या है कि देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस एज पे सेल करना है। एज पे करना है कि वेट पे करना है, ठीक है। वेट ही पे करते हैं, एज पे करने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेट नहीं होगा तब। दूसरा क्या है कि तो उस वेट को ऑब्टेन करने के लिए, गेन करने के लिए आपको क्या खिलाना है, कितना टाइम लगेगा, वो मैं आगे अभी आने वाले हूँ। तो पहला है ब्रीड, कौन सी ब्रीड रखोगे या आपको डिसाइड करना है फार्म शुरू करने से पहले। हमने हैम्पशायर दे दी क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए वो हमने आपको दे दिया है। आगे आप अपना शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ का जो लोकल रहता है, ठीक। अच्छा, अब बता रहे हैं कि जिसको फार्म बनाना है, वैसे सिक्किम यहाँ छोटी छोटी लैंड होती है, छोटे छोटे खेत हैं, टू साउथ होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ क्यों होनी चाहिए बताइए? जो लंबा एरिया है, लंबाई जो है उसकी नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सोचिए थोड़ा सा। सनलाइट कैसे चलता है? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। सो क्या होगा, उसको होल डे सनलाइट रहेगी, उससे क्या होगा, स्मेल कम रहेगी, उसको सुंगुर को सनलाइट मिलेगी तो विटामिन डी सिंथेसिस होती है बॉडी में, ग्रोथ अच्छी आएगी। छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, अंडे होते हैं, उनके जो पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस जो शेड में रहेंगे उस सनलाइट से खत्म हो जाएंगे, तो बीमारी का खतरा कम होगा, बदबू कम रहेगी। तो ये एक आइडियली सिचुएशन होनी चाहिए ताकि वो पूरा दिन उसको सनलाइट कुछ ना कुछ मिले, ठीक है। दूसरा, जो जहाँ भी फार्म बना होगा थोड़ा हाइट पे होना चाहिए। क्यों? ताकि आसपास पानी इकट्ठा ना हो, बारिश का पानी भर के वहां ना आ जाए। फिर क्या होता है, आपका कच्चा रहेगा, नीचे से मिट्टी वाला डीप लिटर सिस्टम रखोगे, अगर तो पक्का बना लोगे तो ठीक है। अगर खर्चा नहीं करना है शेड पे, ज्यादा आगे मैं बात करूंगा हाउसिंग की, कच्चा वाला अगर फ्लोर रखोगे तो फिर पानी आके उसमें भर जाएगा, आपकी फिर लेबर ही लगती रहेगी डेली। यहाँ पे इतना बारिश होता है, तो थोड़ा हाइट पे होना चाहिए। कोई भी घर, सिर्फ पीक का नहीं, कोई भी कुछ भी बनाना है, अपना घर बनाते थोड़ा हाइट पे बनाते हैं ना, गड्ढे में तो नहीं बनाते कि तो वैसे ही इसका भी होना चाहिए। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बदबू की, तो थोड़ा घर से अपने दूर कर लिया थोड़ा। उसके बाद रोड, क्योंकि सुंगुर ऐसा है उठा के तो ले नहीं जा सकते, रोड के आसपास रहने से आपको क्या फायदा है? ये या तो सेल परचेज में फायदा है, नया स्टॉक लाना है तो आसानी से आएगा, पुराना सेल करना है आसानी से सेल होगा। फीड लानी है 50 किलो की बोरी उठा के तो आराम से आएगी। तो अगर रोड, चाहे कच्चा रोड, पक्का रोड, जहाँ तक मैक्सिमम हो उसके नियर बाई अगर आप कर पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी कंडीशन, लोकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो तो यहाँ पे सिक्किम की कंडीशन ही ऐसी है कि हम नहीं बोल सकते, बट कोशिश ये होनी चाहिए। अच्छा, बिजली का प्रोविजन क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए शाम के टाइम में ठंडा होता है आजकल,
छोटा बच्चा होता है, या तो आप छोटे बच्चे को उठा के कहीं अलग रखिए रात में बंद कमरे में, ताकि उसको ठंडा ना लगे, या फिर उसको 200 वाट का बल्ब जला के रखिए कम से कम। 200 वाट के बल्ब के अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, जो एक मिट्टी का हुआ था ना, अंगीठी टाइप होता है जिसमें कोयला जला के रख दिया, उसका चिमनी बना के बाहर, वो भी लोग सिस्टम करते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या फिजिबल है। लाइट होगी तो वहाँ पे कभी क्या होता है, रात में ही कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इलाज करना है, कुछ हो जाता है, कैरोइन को बच्चा दे रहा है तो रात को तो आपको जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लाइट का प्रोविजन भी वहाँ होना चाहिए। सिलेक्शन तो आप सबको पता ही है कि जब खरीदने जाएंगे तो क्या देखेंगे, अच्छा खासा हो, अच्छा दिख रहा हो, उसके आँख कान नाक कान पूरा सब बढ़िया हो, तो आपको सबको पता ही है कैसे सिलेक्शन करना है। अच्छा, उसके बाद है कि हम रखते कैसे हैं, तो रखने के कई तरीके हैं। एक हो गया बांध के, तो यहाँ कोई भी नहीं रखता, ठीक है, बांध के रखा जा सकता है पर यहाँ पे कोई नहीं रखता, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, खुला ही छोड़ते हैं शेड में। तो शेड में जो है जब हम खुला छोड़ते हैं तो हाउसिंग सिस्टम उसका कैसा है, देखिए हमारे पास यहाँ पे अपने अपने हिसाब से लोगों के, आप ही लोगों के बहुत सारे सिस्टम होंगे। जैसे सर क्या है, इनका लगभग आप ये या फिर ये वाला बोल सकते हैं, इन्होंने अभी मुझे फोटो दिखाया था, मेडल का है, ये मेडल कर रहे हैं, इनका भी लगभग ऐसे बनाया था, रॉकेट मेडल है ना, आपका लगभग ऐसा है। देन कुछ लोगों ने ऐसे भी बनाया होगा, कुछ ने बैम्बू पे ऊपर रखा होगा। तो डिफरेंट सिस्टम अपनी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, आप जितना आपका बजट है शुरू में आप करिए। देखिए एक बात और बताऊंगा, शुरू करने से पहले जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट अगर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने 1 फीस 2 रखा है, तो 1 या 2 रखा है, तो एक टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर बना लीजिए और भूल जाइए 2 साल तक आपको जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको एक बंद डिब्बे में रख दीजिए, उसको खर्चा नहीं करना है। अगर सक्सेस पाना है किसी भी चीज़ में, एग्रीकल्चर में या किसी में, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो एकदम से प्रॉफिट नहीं होता है। पहले क्या होता है, घर पे खर्चा आएगा, घर बनाने में, सुंगुर खरीदने में खर्चा आएगा, खिलाने में खर्चा आएगा, उसके बाद बच्चा तो वो 1 साल बाद लगभग 8-9 महीने बाद देगा ना, उसके बाद वो सेल होगा, तो प्रॉफिट आपको दिखने लगेगा 10-12 महीने के बाद। पर क्या होगा कि अगर आप उस प्रॉफिट को यूज कर लेंगे तो प्रॉफिट आया गया, 2 सुंगुर से आपका प्रॉफिट आया और गया, आप उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। बट अगर उस प्रॉफिट को आप एक जगह बंद करके रख देंगे, एक डिब्बे में रख देंगे, तो क्या होगा, जो पैसा आपका जमा होता जाएगा, 1 साल बाद वो इतना जमा हो जाएगा कि आप उस जहाँ पे आप 2 घर बनाए हो, उसी पैसे से आप 4 घर और बना के उसमें 4 सुंगुर और बना सकते हो। फिर क्या होगा, 3rd ईयर से जो आपकी इनकम होगी वो अच्छा खासा इनकम होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा जो आपको दिखेगा। ये हर चीज़ का है। अगर आपको बढ़ना है, ऊपर की तरफ उठना है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को मैनेज करना है। ये नहीं कि बस पैसा आया उसको यूज किया एंड ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करना है तो 1 साल के लिए प्रॉफिट को भूल जाइए, क्योंकि कुछ अच्छा बड़ा पाने के लिए थोड़ा सा क्या करना, अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ता है, ठीक है। तो 1 साल रुक के फिर उस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए इस तरह का शेड यहाँ पे आई थिंक कुछ लोगों का है भी। इसमें क्या होता है, उसको धूप में आने की भी जगह मिल रही है और अपना बारिश से भी बचाव हो रहा है। तो इस तरह का शेड भी एक अच्छा नक्शा है, इस तरह का भी आप बना सकते हैं। हमारे फार्म में अगर आप कभी आए वहाँ पे, तो अगर कुछ प्लान होता है तो वहाँ आके आप देखिए, हमारे पास भी ऐसा है, ठीक है सर। इसमें ये शेड पे प्रॉब्लम, हाँ, जो पानी है ना सर, एक तो पानी बारिश में, सिक्किम में बारिश ज़्यादा है, उस कारण से मैंने यही शेड बना रखा है। बारिश ज़्यादा कारण से वो जो उधर पास जो बचा हुआ है वो भी दिखता है। अच्छा, क्या और इसमें है ना शेड सारा जो बचा हुआ है, उसको जो सन में आने वाला प्लास्टिक वाला और चादर डालने से वो ठीक रहेगा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको अब क्या करना है इसमें। देखिए ये बाहर का एरिया है, ये अंदर का एरिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले तो छज्जा बढ़ा दो थोड़ा, जो इसका छज्जा होता है ना छत का, थोड़ा आगे बढ़ा दो। इस वाले की ढलान बाहर को रखो, अंदर वाले की ढलान उधर को रखो। दोनों तरफ पीछे हल्का सा नाली नहीं बनाना है, हल्का सा ऐसे स्लांट देके एक रखना है, और यहाँ पे कोने में सब पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। पानी तो सर जाता है, लेकिन वो इसका जो चादर से नीचे गिरता है ना, नहीं वो तो जब टेढ़ा बारिश आता है, तिरछा बारिश आता है तो गिरता है, उसको है ना सर, उससे थोड़ा देखिए वो तो प्रॉब्लम है, वो तो गाय के खोर में भी प्रॉब्लम है। देखिए वो प्रॉब्लम तो आपकी इसमें भी आएगी, किसी में भी आएगी, है ना।
वो तो नॉर्मल अगर हाउस रहेगा, ये वाला भी इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, इसमें भी आएगी, उसमें भी आएगी, ये तो फिर कमर्शियल में चला जाए। कमर्शियल के लिए तो आपको एक सेटअप अच्छे से तैयार करना है। जी जी, ये कमर्शियल का बात कर रहा हूँ। एक तो वन साइडेड जो हम लोग एक दो पाता है ना सर, इसके लिए वो ठीक ही है। इसके लिए देखिए, अगर आपका अभी बजट नहीं है तो आपको तो धीरे धीरे शुरू करना है ना, तब तो छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा। कमर्शियल तो तब है आपको हाँ लग गया कि नहीं अब मेरे पास 15-20 फीट हो गया, अब मेरा 3-4 लाख रुपया सामना आ रहा है, तो जा सकते हैं उसके लिए। तो शुरू में तो देखिए हमारा मतलब है कि शुरू में आप एक एस्टेब्लिश तो करिए अपने आप को, ठीक है। देखिए ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारे फार्म है अपना, जो ICR का हमारा फार्म है ना, 55 into 30 हो गया, आप थोड़ा सा देखिए, 1650, 1650, 26 into 35, 910, 26 into 35, 910 होगा, और आपका बना 15 into 80 लगा रहे हैं, 1200 प्लस 910 प्लस पहले शुरू में 1650 का आया था ना, तो आपका जो बन रहा है इसमें प्लस आप 2 किलो मिनरल मिक्सचर डालेंगे तो लगभग 200 रुपये का होगा वो, और उसमें सॉल्ट तो 10-20-30 रुपये का, तो 50 रुपये आपको, तो आपकी पड़ रही है 40 रुपये किलो के हिसाब से। तो रेडीमेड अभी हमारा 35 में मिल रहा है। 35 में मिल रहा है, कौन सा? 16 गोल्ड क्या बोल रहा है, गोल्ड क्या? अब मैं वही बता रहा हूँ, यही मैं आपको सुनिए, अब ये फर्क है, मैंने आपको 40 रुपए की फीड बता दी, आप बोल रहे हैं 35 में मिल रहा है, पर सम्राट का हो सकता है 40 से भी ऊपर मिल रहा हो, गोदरेज का इससे भी ऊपर। मेरे बोलने का मतलब है कि मैंने आपको ये फीड दे दी, अब इसमें क्या है, आपने गए, आपने देखा, ओके चकला बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है, देखने में अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। दूसरा देखा आपने वीट ब्रांड, हाँ साफ सुथरा है, अच्छा है, बीमारी नहीं फैलेगा कुछ नहीं, सोयाबीन मील अच्छा है, मिनरल मिक्सचर अच्छा है, आपने अपने भरोसे से फीड बनाई, उसका रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब रिजल्ट, मैं ये बोलूँगा आप कमर्शियल खिलाइए, पर अगर आपको लग रहा है कि मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इस पे जाइए, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है, मैं आपको सुझा सकता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर मैं होऊंगा, मैं अपने ऊपर भरोसा है मुझे, मैं इस पे जाऊंगा, क्योंकि क्या होता है अच्छा खिलाओगे तो वेट गेन भी अच्छा होगा, आपको प्रॉफिट भी ठीक आएगा। तो आप कमर्शियल खिला सकते हो, कमर्शियल के आपको वहाँ पे 10 ब्रांड मिलेंगे, आपको 1500 रुपये, 1500 से लेके 4000 तक बोरी मिलेगी। 1650 जी 1650। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको एक रेंज मिलेगी, उसमें 50 किलो फीड आपको 1600 में भी मिलेगी, और 50 किलो आपको 3000 के आसपास 2500-2900 में भी मिलेगी। तो अब ऐसा तो है नहीं, आपको खुद सोचना है। आप ये बताइए, आप तेल मस्टर्ड ऑयल जो है कोई कंपनी का खाते होंगे, कोई चावल खाते हैं एक कंपनी का खाते हैं, कंपनी का ही खाते हैं ना, नहीं तो चावल तो ऐसे मार्केट में 30-32 रुपए से लेके 200 रुपए किलो भी है। आपने अपनी एक रखा होगा ना कि मुझे ये वाला खाना है, 30 वाला खाना है, 70 वाला खाना है, 80 वाला, तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कैसे जो है उसको। और अब आते हैं कि इसको कम कैसे करना है। कम देखिए, कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो किचन वेस्ट है और जो आपका लोकल अवेलेबल जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो आप कर सकते हैं। तो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हमने जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया है जो लोग खिला रहे हैं। देखिए मैडम, आप इनमें से किसी को फॉलो कर रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक खिलाने के लिए, कोई किसी इसको फॉलो करता है, ये 1 2 3, इसको कोई फॉलो कर रहा है आप में से? 3 नंबर वाला ना, 3 नंबर वाला वेजिटेबल भी खिलाता है, और कोई रेडीमेड खाना खिलाता है। हाँ रेडीमेड। अभी मैं बताऊंगा मिक्स करके आगे कैसे होगा। आज जो वेजिटेबल की एक्चुअल वेट किया, तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरा देता है। अच्छा हाँ ऐसे, तो ये अब यही आपका प्रोसीजर होगा। क्या करते हैं, पहले कलेक्शन करते हैं, फिर बिल करते हैं, फिर खिलाते हैं, ये आपका नॉर्मल। अब होता जाता है, स्कूस होता है आपके यहाँ पे, कोलोकेशिया है, ठीक है, राई पत्ता है, कन्ना बोलते हैं, टेपियोका है, फिर क्या है, ये सिसनु भी खिलाते हैं क्या आप लोग? सिसनु भी खिलाते हैं,
स्वीट पोटैटो भी खिलाते हैं। तो ये सब जो है आप ये मतलब आप चीज़ें जो है खिला सकते हैं। और कितना खिला सकते हैं ये लिखा है, लगभग सभी जो है आधा किलो से 1 किलो आप एक पीस को खिला सकते हैं। इससे ज़्यादा भी नहीं खिलाना है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी किसी चीज़ का अपना हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो आधा किलो से 1 किलो तक एक दिन में आप खिलाइए। पर बहुत ज़्यादा खिला दोगे तो कई बार कुछ हार्मफुल उसमें केमिकल्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। बहुत ज़्यादा खिलाने से कभी कभी वो नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो आधा किलो से 1 किलो ये हम खिला सकते हैं। ये आप पहचानिए क्या क्या है, आप ही के आसपास का है होता है या आपके आसपास ये सब खिलाते हैं। ये है, ये इसको खिलाते हैं हाँ? नहीं खिलाते हैं, पर ये प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। देखिए 11% प्रोटीन होता है इसमें, 11% प्रोटीन होता है। ये आपको ये मुझे पता नहीं है ये, क्योंकि आप ही लोग अच्छे से बनाते हैं। सोप्ती बोलते हैं, सोप्ती वही है। हल्दी तो नहीं लग रही है, इसको खिलाते हैं आप। ये देखिए इसको पहचानते हैं, ये तो यहाँ मिलता नहीं होगा कि मिलता है। ये क्या है सर, पहले समझे आप? जो बियर फैक्ट्री होती है ना, उसका जो वेस्ट निकलता है व्हाइट कलर वो है। अच्छा सर, एक बात सर, यदि हम ये फैक्ट्री वहाँ का जो बियर का वेस्ट होता है ना, वो लाने से होगा? वो लाने से होगा, वो रिकमेंड करता है? हाँ रिकमेंड करते हैं। उसको डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए। जैसे कि मान लीजिए आप 2 किलो फीड जा रही है, अच्छा इसका आप लोगों से करते हैं? मेरा तो नहीं है, बट ठीक है कहीं मिलेगा तो आपको। मैं ये सोचता हूँ नहीं, इसका डालना है पर कितना डालना है। मान लीजिए 2 किलो फीड जा रहा है ना, उसमें 100-200 ग्राम दिन का फिर ऐड करिए। ज़्यादा मत ऐड करिए, 200-300 ग्राम धीरे धीरे ऐड करिए। उससे ज़्यादा करने से भी फिर ये तो मीट में कुछ चेंजेस आएंगे या कुछ, तो उसको मतलब कि उतना ही यूज करिए। 200 से 300 ग्राम फ्री में मिल जाएगा वो शायद। फ्री में नहीं, कितना में लेता है? सस्ता तो होगा, सस्ता ही होगा, फीड से तो सस्ता ही होगा। और 300 ग्राम भी आप फीड का कॉस्ट बचा रहे हो, बहुत है, तो वो तो प्रॉफिट ही है आपका। ठीक, ये सब तो खिलाते ही होंगे। कि क्या चीज जो है कितनी खिलानी है फीड कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। फीड कॉस्ट क्या है कि किचन वेस्ट जो होता है आपका 60% आप उसको रखिए। उसमें आपका आएगा राइस, फिश, मीट, चपाती, ब्रेड, जो भी किचन से बचा हुआ है। उसके अलावा जो है ना आपका जो ये स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पोल्ट्री का मीट बिकता है, बकरे का मीट बिकता है, वो लोग ना कुछ फेंकते हैं। फेंकने के लिए होटल से होता है, होटल तो चलो यहाँ पास में नहीं है, फिर भी अगर कोई है जो बचा हुआ खाना होता है वहाँ पे आप वो अपना डस्टबिन रखता है, आप उसको डस्टबिन एक रख दीजिए कि मैं अपना रख देता हूँ, मैं उठा के ले जाया करूँगा। दूसरे दिन अपना दूध वो उठा के ले आए, वो छोड़ा है। तो वो सब चीज़ें जो है ना आपका प्रॉफिट जो है मार्जिन बढ़ाएंगी। जैसे होटल में अपना किसी बड़ा होटल है कहीं रख दिया, आसपास कोई अगर है मंगल में कहीं आते जाते होता है, तो गाड़ी वाले से टाई अप कर लिया कि भाई आते जाते ले आया करो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो मर जाएगा उसको उबाल के अच्छे से उबालना है, पर उसको ऐसे नहीं खिलाना है। ठीक है, मीट शॉप होती है, कई कुछ जगह क्या होता है जो मीट का जो फेंकने वाला हिस्सा होता है जिसको फेंकते हैं, उसको उबाल दो, तो उसमें क्या होता है वो प्रोटीन का सोर्स होता है, उसको बहुत सारा उसमें प्रोटीन होता है। जो उबाल देंगे तो प्रोटीन जो है उसकी फीड में चला जाएगा। इस तरह से आप जो है अपना फीड कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। ये आएगा बट 60% में, 40% आपको कंसंट्रेट जो मैंने बताया वो देना ही है। मतलब 40% आपको जो कमर्शियल फीड या जैसे मैंने बताया वो देना ही है। 60% आप जो अपना घरेलू जो कन्वेंशनल सोर्सेज से ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका वो कॉस्ट जो है फीड कॉस्ट जो है कम हो जाएगा।
बट उससे ज़्यादा करोगे तो आपको वेट गेन नहीं मिलेगा, वेट गेन नहीं। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि आप 40% किचन को अगर कर सकते हो, 60 कमर्शियल को कर सकते हो, कंसंट्रेट को कर सकते हो, दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट, वो ज़्यादा अच्छा आपको काम करेगा। बट अगर कोई नहीं कर सकता है, फीड पे इतना नहीं खर्चा करना चाहता है, तो कम से कम 40% उसको दाना देना ही देना है। अगर नहीं दोगे तो वो जो है हेल्थ नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही छोटा बच्चा आता है, जैसे आप लोगों को दिया भी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, छोटा बच्चा जो आता है तो क्योंकि वो आता है फार्म से, कहीं बाहर से, तो उसकी आदत होती है दाना खाने की, कमर्शियल फार्म से मोस्टली जो आते हैं, तो उसको एकदम से आके अगर वो उबला हुआ वो वाला देने लगोगे तो उसको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, कई बार डायरिया भी हो जाता है, तो फिर मर जाता है। तो कोशिश करिए कि शुरू में उसको दाना ही दीजिए, धीरे धीरे दाने को, जैसे मान लीजिए पहले दिन आपको ने उसको 500 ग्राम दे दिया, 3 दिन 500 ग्राम दीजिए, अगले 3 दिन 450 ग्राम को दीजिए, तो 450 ग्राम की बजाय वो कंपनसेट करिए अपने लोकल से, धीरे धीरे उसका जो है दाना कम करते जाइए और अपना लोकल उसमें ऐड करते जाइए। अगर एकदम से चेंज कर देंगे किसी की डाइट में, मान लीजिए क्या बोलते हैं कि आप ठंडा गरम बोलते हैं ना, कोई चीज़ गरम खा रहे हैं, उबला हुआ खा रहे हैं, और अचानक से फ्रिज से निकली हुई चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, गला खराब हो जाता है ना। तो वैसा ही जानवरों के साथ भी होता है, उनको धीरे धीरे चेंजेस करना है, फीड में चेंज करना है, धीरे धीरे कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है तो धीरे धीरे करनी है, हटानी है तो धीरे धीरे करनी है। अब क्या है, आपने उबाल लिया सब कुछ, फिर आता है लास्ट में, अगर आपको कैल्शियम ऐड करना है या आपको गुड़ ऐड करना है, वो उसको उबालना नहीं है। और जो मिनरल मिक्सचर है, एक बात और बता रहा हूँ, जो मिनरल मिक्सचर मैंने तो आपको बता दिया कि कैसे बनाना है। अगर आपको वो जो दाना है, जो घरे लोकल वेजिटेबल है, वो तो उबालोगे, पर जो मैंने आपको ये वाला फीड बताया कमर्शियल, उसको उबालने की जरूरत नहीं है। उसको डायरेक्ट जब वो खाना ठंडा हो जाता है उसमें डाल दीजिए पानी में, उसको दिलाइए। उसको उबालोगे तो उसका जो न्यूट्रिशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो मिनरल मिक्सचर जो पाउडर आएगा ना, उसको ठंडी फीड के ऊपर से डालना है, उसको कभी भी उबालना नहीं है। उबालोगे तो उसका जो है कमर्शियल फीड का मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको ज़्यादा उबालना नहीं है। उबालिए, आप जो लोकल वेजिटेबल है उनको उबालिए, जब वो थोड़ा सा ठंडा होने लगे उसमें उसको डाल दीजिए, क्योंकि उसको वैसे देने से भी चलेगा, उबालने की उसको जरूरत नहीं है। उबालने की जरूरत है जो वेस्ट होता है। वेस्ट क्यों उबालना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, फंगस 1-2 दिनों में, तो उसको उबालने से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया फंगस जो आती है वो आपकी नष्ट हो जाती है बॉईल करने से। तो उसके बाद उसमें आता है, और मिनरल मिक्सचर को बॉईल नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मतलब ये 2-4 फैक्टर हैं। कैल्शियम जो है लिक्विड ऊपर से स्प्रे कर देना है उसमें, और कैल्शियम का कब जरूरी है, जब मिल्किंग में आती है ना, जब बच्चा देखिए उसको मिल्क की जरूरत होती है, उस टाइम देना है। अच्छा, अब 2-3 चीजें आपको खाने की बताऊंगा। एक होता है फ्लशिंग, बोलते हैं फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या होता है कि जैसे ही उसकी वीनिंग कर देते हैं, बच्चे को दूध से हटा देते हैं, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब बच्चा देती है माँ, तो वो अगले 2 महीने जब दूध पीता है बच्चा, तो क्या होता है कि माँ जो है कमजोर हो जाती है, उसकी चमड़ी लटकने लगती है, हो जाता है ना। तो क्या करना है, जैसे ही आपने बच्चा को हटाया, उसको जो है फीड थोड़ा सा ज्यादा देना है, जैसे 2.5 किलो के आसपास। अगर आपको फीड की तरह, पहले ये बताइए कि जो माँ होती है, बच्चा दिया है, दूध पिला रही है, उसको कितना फीड देते हैं आप, कितना देते हैं उसको? लगभग 2 kg ना, तो उसमें दूध वगैरह सब ठीक आता है, आप उसको 2.5 किलो भी कर सकते हैं, 2.5 किलो करिए। और जैसे ही, और बच्चे को छुड़ाना कैसे है, अब जैसे पिग का जो बच्चा होता है, 10 बच्चा होता है, तो सबसे पहले वाला क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, लास्ट वाला जो निकलता है सबसे छोटा होता है। तो क्या होता है, जब सब लोग एक साथ दूध पीते हैं तो बराबर दूध नहीं पीते। तो वीनिंग के 2 तरीके हैं, या तो आप 8 हफ्ते पे कर दीजिए, इंडियन कंडीशन में ठंडा होता है तो 8 हफ्ते पे 9 हफ्ते पे उसको दूध पिलाना बंद कर दीजिए, फिर खिलाना शुरू करिए धीरे धीरे। दूसरा तरीका जो मैं मानता हूँ जो अच्छा है, वो ये है कि मान लो आपको लग गया कि हाँ ये वाला जो है ये 6 हफ्ते में 10 किलो के आसपास या 7 हफ्ते में हो गया, उसको मतलब 10 में से मान लीजिए आपके 4 हो गए, उनको निकाल दो, जो बाकी 6 बचे उनको थोड़ा और पीने दो दूध, जब तक उनका वेट गेन नहीं होता। उसमें क्या होता है कि माँ पे भी लोड कम हो जाएगा और बच्चे की ग्रोथ, जो क्योंकि क्या होता है ना, आपस में लड़ाई होगी तो जीतेगा तो वही जो बड़ा होगा, जो स्ट्रांग होगा, तो वो दूसरे को दूध नहीं पीने देता है। तो जो बड़ा होता जाता है, जिसको आपको लग रहा है कि हाँ अब ये फीड पे सर्वाइव कर लेगा, अब इसको दूध की जरूरत नहीं, तो उसको हटा दो, बाकियों को थोड़ा ग्रो होने दो, फिर उनको हटा दो। उसमें क्या होता है, माँ पे भी लोड कम होता है
और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। नहीं तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए 8 हफ्ते टाइम फिक्स रखा कि 8 हफ्ते में निकालना है, सबको निकाल दिया, बड़ा वाला तो सर्वाइव कर जाएगा, छोटे वाले को कई बार बीमारी लग जाती है और वो मर जाता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको इस तरह का पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आता है, जब माँ जो होती है बच्चा देती है तो रात में कई बार बच्चा जो है दब जाता है और सैया ठंड से मर जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, कोई करता है कुछ, आपके पास है कोई तरीका? उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप बच्चे को रात में उठा के एक अलग कमरे में रखिए, ढक के रखिए, पेटी में रखिए, उसको गर्मी दीजिए, बल्ब जला के रखिए। या क्या होता है, हाँ, कोने में आप एक वो बना दीजिए अलग से, जैसे ये है तो यहाँ पे इतना पार्टीशन बना दीजिए, वहीं पे ऊपर से उसको ढक दीजिए, 200 वाट का बल्ब लगा दीजिए, येलो लाइट वाला जो बल्ब होता है ना। अगर और नहीं है कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी है तो 200 वाट का बल्ब लगा दीजिए। बट आई थिंक बिजली खर्च करने से अच्छा है कि दूध शाम को उसको दिन में 3 या 4 बार दूध पिलाइए, मॉर्निंग टू इवनिंग। रात को सोने से पहले उसको उठा के कहीं कपड़ा गनी बैग में अंदर रखे, बंद कमरे में रख देने से ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका बिजली का कॉस्ट भी सेव होगा। नहीं तो अगर नहीं है तो यहाँ पे उसके लिए एक कोने में जो बाड़ा है उसके कोने में बना दीजिए इतना सा, उसमें नीचे भूस वगैरह बिछा के बढ़िया से उसके ऊपर बल्ब लगा के उसको रख दीजिए। तो क्या होगा, वो ठंड से मरने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। एक तो मैंने बता दिया कि जब बच्चे को छुड़वा देते हैं दूध से, जब बच्चे को अलग कर दिया माँ से, तो उसके बाद माँ जो है कितने टाइम में हीट में आ जाती है? 1 मंथ, ठीक है। आइडियली एक महीने में आनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, जब बच्चे को छुड़ा दिया ना तो उसको क्या है, अगले 10 दिन थोड़ा हैवी खाना देना है। 2.5 किलो दे रहे हो, थोड़ा और बढ़ा दो, मतलब धीरे 1 किलो बढ़ा दो, फिर कम करना शुरू कर दो। जब तक वो हीट में नहीं आती तब तक 2.5 से 3 चले जाओ। जैसे ही हीट में आ गई, मेटिंग हो गई, उसको 2 किलो पे फिक्स कर दो। 1.5 से 2 किलो के बीच में मिला के उसको फिक्स कर दो जब तक उसका बच्चा नहीं आता। जिस दिन बच्चा आ गया उस दिन फिर से उसको 2.5 किलो शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, वो कमजोर हो जाती है तो उसके जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन है, जेनेटिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो उनको पहले रिगेन करना होता है, अपनी हेल्थ जो होता है उसको, अपना न्यूट्रिएंट सोर्स उसको पूरा करना है, तभी वो हीट में आती है। उससे पहले वो हीट में नहीं आएगी। तो जब तक उसकी हेल्थ नहीं बनेगी वो हीट में नहीं आएगी। और जितना वो लेट हीट में आएगी उसमें उसका क्या है, जैसे मैंने बोला कि 2 साल में 3 क्रॉप आप ले सकते हो, उतना आपका नुकसान है। थोड़ा सा फीड बचाने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, उसकी जिंदगी में कम से कम उसकी 2 क्रॉप खत्म कर दी। 2 क्रॉप खत्म होने का मतलब है कि 20 पिगलेट मान के चलिए 2 क्रॉप में, तो मतलब 1 लाख हो गया। और मुझे नहीं लगता कि आधा किलो फीड बढ़ाने से आपका 1 लाख रुपया लग जाएगा 1 महीने में। समझ रहे हैं? इस चीज को थोड़ा सा इकोनॉमिक्स अपना समझिए खुद से। क्या होता है, उसको थोड़ा सा फीड बढ़ा के दोगे तो वो जल्दी फीड वेट गेन करेगी, जल्दी फिर से हीट में आएगी, जल्दी फिर से आपको नेक्स्ट क्रॉप मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, मैडम वो भी 1 महीने में आता है, आप देखेंगे किसी की 3 महीने भी नहीं आती, बच्चा छुड़वाने के बाद भी 2 महीने भी नहीं आती। तो वो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, जो कोई भी वेंचर हम शुरू करते हैं। और दूसरा होता है हीट डिटेक्शन। जो हीट है हमें टाइमली डिटेक्ट करना है कि कब हीट में है। तो बेटर है कि मेल या फीमेल को आसपास रखोगे तो पता चल जाता है देखने से, ठीक है। ये हीट डिटेक्शन बहुत जरूरी है। और सब आसान तरीका मैं बताऊं, जब आपने हीट ऑब्जर्व करी उसको नोट कर लो इस शेड में इस डेट वाइज। अगर आपको पता चलता है कि इतने दिन बाद फिर से आना है, तो मैं मान लीजिए आपने मीटिंग भी करवा दी, डेट नोट कर ली, डायरी में कॉपी, डायरी क्या लगा ली, कॉपी लीजिए, जो सिंपल वाला कॉपी होता है उसमें लिखिए डेली का डेली रूटीन डेट वाइज। एक ब्रीडिंग का अलग से लिख दीजिए कि इसका ब्रीडिंग इतनी तारीख को हुआ। मान लीजिए आपने आज की डेट में ब्रीडिंग करवाई, आप उसका ध्यान रखिए कि 1 महीने बाद कहीं फिर से जो है आप फिर से उसमें कहीं यानी 21 दिन बाद है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं रखोगे तो ये बहुत चीजें मिस हो। आप सोचोगे ब्रीडिंग तो हो गई, 4 महीने बाद देखोगे कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आप तो सोच है। तो वो होता है अपना आराम से खड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे इसने पकड़ा हुआ है ना, वो आराम से खड़ी रहेगी, वो भागेगी नहीं। पर हमारी सिचुएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर कोई कर लेता है तो अच्छी बात है। बट अगर देखना है कि हीट में है, आपको लग रहा है हाँ हीट में है कि नहीं, तो आप उसको जैसे इसने दबाया हुआ ऐसे दबाओगे, वो खड़ी रहेगी, इसका मतलब वो हीट में। प्रेग्नेंट शो का मैंने आपको बता ही दिया कि उसको कहीं इधर उधर मूव नहीं करना है, कितना फीड देना है। मेटिंग के बाद फैरोइंग तक उसको 2 किलो के आसपास फीड देना है आपको।
फैरोइंग होने के बाद 2.5 किलो, उसका थोड़ा सा और बढ़ा देना 3 की तरफ को। जैसे ही मीटिंग हो जाती है फिर से आपको 2 किलो के आसपास। बच्चा होने से पहले जो है घर वगैरह सब साफ सुथरा रखना है। देखिए अब बच्चे के लिए आपको भूस वगैरह रखना है, बल्ब वगैरह का व्यवस्था करना है, गनी बैग उसको ठंडा ना लगे वो सब करना है। अब आया वही बात, मैंने आपको बताया था 3 चीजें। घर तो सभी बना लेते हैं, क्लीनिनेस उसके रखने में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, घर हो गया। न्यूट्रिशन, जैसे खुद खाते हैं सब बैलेंस्ड राशन, वैसे उसको भी बैलेंस्ड राशन देंगे तो आपका काम हो गया, कोई इशू नहीं होगा, जो छोटी मोटी चीजें। तीसरा आ गया वैक्सीनेशन, जैसे अपने बच्चों को वैक्सीन करवाते हैं वैसे एनिमल को भी वैक्सीन करवाना है टाइम टू टाइम। और चौथा आ गया डीवर्मिंग, साल में 2 बार डीवर्मिंग करनी है। यहाँ की कंडीशन के हिसाब से एक बार अप्रैल मई में और दूसरी बार अगस्त सितंबर कह रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में भी कर, अगस्त सितंबर में रखिए आप। और डीवर्मिंग जो होती है, हम मेनली 3-4 दवाइयाँ हैं, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, प्राजिक्विंटल, ये 3-4 दवाइयाँ हैं। इनमें क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट है एनिमल थोड़ा सा डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि कौन सी देनी है इन्हें, क्योंकि कई बार जो होता है एल्बेंडाजोल वगैरह अबॉर्शन कर देती है, ठीक है। और उसके अलावा एक जो स्किन के ऊपर ना निशान पड़ जाते हैं, लाल 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 बाल वगैरह झड़ रहे होते हैं, खारिश वगैरह होती है, तो उसके लिए आइवरमेक्टिन का टैबलेट आता है, इंजेक्शन भी आता है। इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टैबलेट क्या होता है, आप फीड में डाल भी दोगे तो या तो गर्म फीड में डाल दोगे तो उसका गुण खत्म हो जाएगा, या हो सकता है वो खाए ना, उसको वो मिस हो जाए कहीं इधर उधर, ठीक है। तो इसलिए इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो दवाई है ये आप पानी में घोल के उसको सिरिंज से पिला सकते हो साइड से। तो डीवर्मिंग कब कब करनी है साल में, बताएगा कोई? 2 बार। कब कब? मार्च अप्रैल और सितंबर। और जो बच्चा होता है जब वो 6 हफ्ते का हो जाता है तो उसकी पहली डीवर्मिंग कर देनी है, पिपराजिन से करनी है। वो आप पूछिएगा, मतलब लिख लीजिए कि बच्चा जब 6 से 8 हफ्ते का हो गया तो पहली डीवर्मिंग, उसके बाद साल में 2 बार डीवर्मिंग। अगर पेट जुका का दवाई नहीं दोगे तो जो मर्जी खिलाते रहो, उसका बॉडी वेट गेन नहीं होगा। पेट में कीड़ा रहेगा तो जो भी खा रहा है वो सब वही खाता रहेगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो जुका का दवाई साथ में 2 बार आपको देना ही है। उसके बाद आता है पिगलेट एनीमिया, जो क्या होता है, छोटा पिग होता है, बच्चा होता है, पिगलेट जो होता है उसको पिगलेट एनीमिया हो जाता है क्योंकि आयरन की कमी से। उससे कैसे बचना है, 4th and 14th डे उसके बर्थ के बाद उसको आयरन डेक्स्ट्रॉन का इंजेक्शन लगता है 150 mg का, ठीक है। चौथे और 14वें दिन पे उसको, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको 4th या फिर 4th to 5th 6th ऐसे जा सकते हैं, 4th डे एंड 14th डे पे आपको आयरन का इंजेक्शन देना है, देना ही है। वो दोगे तो उसकी ग्रोथ जो है अच्छे से होगी और पिगलेट एनीमिया नहीं होगा। डायरिया की बात आ रही है, सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पे डायरिया होता है। और डायरिया किन कारणों से होता है? डायरिया होता है या तो आपने फीड में कुछ गलत खिलाया, या उसको ठंडा वगैरह लगा, उसका घर अच्छा नहीं रखा, या उसको पानी गंदा पिलाया। हमें भी डायरिया होता है तो क्या होता है, इधर उधर कहीं खा लिया, होटल में खा लिया, उधर खा लिया, कहीं फंक्शन में खा लिया, तभी डायरिया होता है ना। पिग को भी तभी डायरिया होता है, आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से डायरिया होता है। उसमें क्या होता है, उसमें इमीडिएटली आपको दवाई शुरू करनी है। दवाई शुरू करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको लिख के दे दूँ, 2-4 दवाइयाँ प्रिंटेड में दे दूंगा आप लोगों को, आप अपने पास रखिए, मुझसे कंसल्ट करके थोड़ा सा उसको खिलाइए। उसमें 3-4 दवाइयाँ होती हैं। किसी ने मुझे फ़ोन किया था अभी पीछे, बोला कि मैंने उसको एनिमल वाली नहीं ह्यूमन वाली दवाई खिलाई। आपने किया था ना, तो वो दवाई ठीक थी। मैं आपको एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, मेरे पास दिन में कम से कम 100-150 फ़ोन आता है। अभी साइलेंट करके बैठा हूँ, मतलब मुझे याद नहीं रहता कि किसको रिप्लाई करना है, किसको नहीं करना है बहुत, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके एक बार आप लोगों को ये सब बता दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत। जो C-Flox-TZ खिलाई ना वो वही यूज़ होती है, वो यूज़ होती है। एक पावाडीन सल्फाडिमिडीन होती है। तो ये 3-4 दवाइयाँ मैं आपको लिख के दे दूँगा, उसके रिटर्न में दे दूँगा, वो आप अपने पास रखिए, वो ठीक हो जाएगा। और जो आपने कफ सिरप पिलाया ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। खांसी नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, अभी ठीक हो गया सब, इसी वजह से।
जो C-फ्लॉक्सटीजर था वो अच्छा था, उससे वही कंट्रोल करता है डायरिया वगैरह। बट कोशिश करिए कि पानी वगैरह फीड वगैरह अच्छे से देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी तो माँ का दूध तो बच्चे को पिलाते ही हैं, कोलेस्ट्रॉल वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो एक थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। ये वैक्सीनेशन है, स्टेट वाला आता ही है, वो करता ही है, आई थिंक अपने आप आता है, वो लोग पूरी पॉपुलेशन को FMD और स्वाइन फीवर की वैक्सीन करता ही है। नहीं है तो आप स्टेट का जो डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल है वहाँ जाके बोलिए कि मेरे, आप देखिए साल में एक बार वैक्सीन होना ही होना है। आप एक डायरी रखिए, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ ना कि एक कॉपी में लगाइए, आधा पोर्शन उसको वहाँ पे हर चीज़ नोट करिए, ताकि डॉक्टर को जाएंगे उसको बोलेंगे हाँ जी मैंने इतनी तारीख को वैक्सीन किया था, अब मुझे बताइए अगली वैक्सीन मेरी कब होगी, वो खुद बताएगा, उसको पता है कि कब होगी। आपको उसको दिखा देंगे कि मैंने 16 तारीख को पिछले साल जनवरी में या दिसंबर में की थी, अब अगली कब होगी। हॉस्पिटल मार्केट तो जाते रहते हैं, बगल में चले गए हॉस्पिटल, पूछ लिया एक दिन, अपने लिए चलते चलते कर लिए तनाशा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी बीच में कोई मुझे बोल रहा था कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला था, तो ये सब बीमारियां जो होती हैं फैलने के बाद नहीं रुकती हैं। वैक्सीन लगवाई होगी तो नहीं होगा प्रॉब्लम। स्वाइन फीवर जैसे होता है, वैक्सीन लगवाई होगी, इसकी साल में एक बार लगती है स्वाइन फीवर की, पहली लगेगी 3 मंथ पे, फिर एनुअल लगेगी हर साल। पहली 3 मंथ की एज पे, फिर टीक में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, 1 साल के बाद तो हम रखते ही हैं, ये तो ब्रीडर स्टॉक होगा उसी को रखेंगे, दूसरा तो बेच ही देते हैं, ठीक है ना। जो ब्रीडर बच्चा पैदा करने के लिए रखा है उसी को रखेंगे। तो पहली 3 महीने पे, उसके बाद 1 साल तक तो आप बेच ही देते हैं, और FMD की लगती है 6 महीने पे, ठीक है।